नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अरुण भारद्वाज जीवी यथार्थ एकेडमी के इस शानदार मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम पूर्व की जो क्लासेस थी सीईटी, उसमें ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो चर्चा थी, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में जो चर्चा थी उसको कर चुके हैं। अब हम मध्य हिमालय के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि साथियों ये सीईटी 10+2 है, लेकिन ये ग्रेजुएशन स्नातक लेवल के लिए भी समान रूप से उपयोगी है और थर्ड ग्रेड और उसके साथ साथ सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जो आपके भूगोल सब्जेक्ट से जो अभ्यर्थी लेक्चरर देंगे उनके लिए भी समान रूप से क्या है, उपयोगी है। और आरएस के लिए, इवन आरएस के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो साथियों आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत अच्छे टॉपिक के बारे में, मध्य हिमालय। किसके बारे में? मध्य हिमालय। तो साथियों देखिए, हमने हिमालय को कितने भागों में डिवाइडेड किया था? 4 भागों में। कौन कौन से? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब हम मध्य हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए साथियों, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं? लघु हिमालय। क्या कहते हैं? लघु हिमालय। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि इसको हम क्या कहते हैं? मध्य हिमालय को लघु हिमालय और हिमाचल हिमालय, क्योंकि जो महान हिमालय है उसके जस्ट नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय। क्या कहेंगे? हिमाचल हिमालय। ये टर्म्स आप ध्यान रखना। पूर्व की क्लासेज में मैंने कई बार बताया कि टर्म्स का खेल ज्योग्राफी में बहुत ही बड़ा है। तो देखिए, मध्य हिमालय का निर्माण कब हुआ? तो साथियों हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं, मायोसीन युग में। कब हुआ? मायोसीन युग में। अब साथियों हम बात करते हैं इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो औसत ऊंचाई इसकी है, औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। ठीक है। औसत जो ऊंचाई है ये कम होने के कारण, क्योंकि हमने ट्रांस हिमालय की कितनी थी साथियों, दोबारा से याद करिए, 5000। कितनी थी? 5000। ट्रांस हिमालय इसकी ऊंचाई कितनी थी? 5000। और महान हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी? 6000। कितनी थी? 6000। तो आपको ध्यान रखना है कि मध्य हिमालय में कोई भी ग्लेशियर नहीं पाया जाता है, कोई भी हिमनद नहीं पाया जाता है। और इसकी चौड़ाई कितनी है? औसत ऊंचाई तो हमने बता दी, और चौड़ाई है इसकी एवरेज 50 से 80 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि इसमें कैसी चट्टानें पाई जाती हैं। तो इसमें ग्रेनाइट, स्लेट, चूना पत्थर जैसी चट्टानें पाई जाती हैं। यहां तक क्लियर है? अब साथियों हमने महान हिमालय के बारे में बात की कि उसमें चोटियां अधिक पाई जाती हैं, उसकी ऊंचाई अधिक है। और मध्य हिमालय में क्या पाई जाती हैं? पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। आंशिक रूप से महान हिमालय में भी पर्वत श्रेणी है, लेकिन मध्य हिमालय में क्या पाई जाती हैं? पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। और ये पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए, मध्य हिमालय में जो पर्वत श्रेणी है मुख्यतः है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। ये प्रश्न यहाँ से काफी बार पूछा है कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है। तो देखिए, आंशिक रूप से जम्मू एंड कश्मीर यूनिट टेरी, जम्मू एंड कश्मीर यूनिट टेरी, और
ज़्यादा हिस्सा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी और धौलाधर पर्वत श्रेणी। धौलागिरी चोटी कहाँ है? नेपाल में। और धौलाधर गिरी का शब्द क्या होता है? पीक, चोटी, वो कहाँ है? नेपाल में। और धौलाधर पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? धौलाधर पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। HP शब्द लिख देता हूँ, हिमाचल प्रदेश में। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, और दूसरी तीसरी है नाग टिब्बा। क्या है? नाग टिब्बा। और नाग टिब्बा जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ स्थित है? पहले मंसूरी, सीक्वेंस से याद करिए। मंसूरी पर्वत श्रेणी कहाँ है? मंसूरी पर्वत श्रेणी ये कहाँ स्थित है? मंसूरी पर्वत श्रेणी ये है उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और 1, 2, 3 और 4 है कौन सी? नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी। नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, ये नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी है, वो भी कहाँ है? उत्तराखंड में। और इसमें कौन सी नदी प्रवाहित होती है? काली गंडक नदी। कौन सी? काली गंडक नदी। कौन सी प्रवाहित होती है? काली गंडक नदी। ये आपको सामान्यतः याद रखना है। और 5वां जो है वो है महाभारत श्रेणी। कौन सी है? महाभारत श्रेणी। ये कहाँ स्थित है? पूर्व की क्लास में चर्चा हुआ, नेपाल में। कहाँ है? नेपाल में। तो देखिए, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, मंसूरी, नाग टिब्बा और महाभारत श्रेणी नेपाल में। और 6वां है आपका डोंग्या पर्वत श्रेणी। क्या है? डोंग्या पर्वत श्रेणी। ये प्रश्न पूछा गया है। डोंग्या पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? सिक्किम, सिक्किम में। और हम बात करते हैं महाभारत श्रेणी। 7वां है महाभारत श्रेणी। महाभारत श्रेणी ये कहाँ है? हम बात करते हैं 7वां है ब्लैक माउंटेन पर्वत श्रेणी। ब्लैक माउंटेन पर्वत श्रेणी ये है भूटान में। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें लगभग 7 पर्वत श्रेणी है। किसमें है? मध्य हिमालय में। मध्य हिमालय में कौन कौन सी हैं? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, मंसूरी पर्वत श्रेणी, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी, महाभारत श्रेणी और डोंगिया पर्वत श्रेणी और ब्लैक माउंटेन पर्वत श्रेणी। पीर पंजाल कहाँ है? आंशिक रूप से जम्मू कश्मीर और पूर्णतः हिमाचल प्रदेश। धौलाधर पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश, मंसूरी पर्वत श्रेणी उत्तराखंड, नाग टिब्बा पर्वत श्रेणी उत्तराखंड। क्या नदी, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? काली गंडक नदी। महाभारत श्रेणी नेपाल में, डोंगिया पर्वत श्रेणी सिक्किम और ब्लैक माउंटेन पर्वत श्रेणी भूटान में। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए, मध्य हिमालय किससे पृथक होता है साथियों? शिवालिक हिमालय से। किससे पृथक होता है? मध्य हिमालय किससे पृथक होता है? MBT अर्थात मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और ये मेन बाउंड्री जो थ्रस्ट है ये है किससे अलग करता है मध्य हिमालय को? शिवालिक हिमालय से। किससे अलग करता है? शिवालिक हिमालय से। शिवालिक हिमालय से। अब साथियों, हम डायग्राम की जब बात करते हैं तो देखिए, डायग्राम के अंदर तो ये नेक्स्ट पेज लेते हैं। डायग्राम की जो हम बात करते हैं तो देखिए,
तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी याद रहे आपको, पीर पंजाल, और उसके बाद में आपका है धौलाधर। धौलाधर ये क्या है? पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, और उसके बाद में है नाग टिब्बा। क्या है? नाग टिब्बा। और फिर क्या है? मंसूरी। क्या है? मंसूरी। तीसरी, और उसके बाद में कौन सी है? महाभारत। कौन सी है? महाभारत। महाभारत। फिर कौन सी है? डोंग्या। क्या है? डोंग्या। और फिर ब्लैक माउंटेन कहाँ है? भूटान। तो ये आपको सामान्यतः ध्यान रखना है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मंसूरी, महाभारत, डोंग्या और ब्लैक माउंटेन, इनका पर्वत श्रेणियों का कभी कभी पश्चिम से पूरब की ओर या पूरब से पश्चिम की ओर क्या पूछा जाता है? सीक्वेंस पूछा जाता है। यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो ये चीज आपको सामान्यतः क्या है? ध्यान रखनी है। तो पीर पंजाल सबसे पश्चिम में और पूरब में क्या है? ब्लैक माउंटेन। और यदि हम आगे बढ़ते हैं तो डाफला की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य हिमालय का हिस्सा है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो यहां तक बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि जो मध्य हिमालय है वो मध्य हिमालय में देखिए दो घाटियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? दो घाटियां पाई जाती हैं। और ये दो घाटियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए सामान्यतः ध्यान रखें, ये कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। किसकी? कश्मीर की घाटी और काठमांडू की घाटी। तो ये कौन सी है? ये कौन सा है? महान हिमालय। क्या है? महान हिमालय। और ये कौन सा है? मध्य हिमालय। क्या है? मध्य हिमालय। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य क्या पाई जाती है? कश्मीर की घाटी। क्या पाई जाती है? कश्मीर की घाटी। और इधर क्या पाई जाती है? काठमांडू की घाटी। काठमांडू की घाटी। और ये काठमांडू की घाटी कहाँ स्थित है? महाभारत श्रेणी में। कहाँ स्थित है? महाभारत श्रेणी, नेपाल में। तो काठमांडू की घाटी कहाँ हुई? नेपाल में। और कश्मीर की घाटी कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर यूनिटरी केंद्र शासित प्रदेश में। पश्चिम की ओर कौन सी है? कश्मीर की घाटी। और पूरब की ओर है काठमांडू की घाटी जो कि महाभारत श्रेणी में है। और कश्मीर की घाटी किस में है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के नीचे। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के जस्ट नीचे क्या है? कश्मीर की घाटी अब स्थित है। अब ये जो कश्मीर की जो घाटी है, इस कश्मीर की घाटी में क्या पाए जाते हैं? करेबा। क्या पाए जाते हैं साथियों? करेबा। ये यूपीएससी मेंस और आरएस मेंस में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। एसएससी वगैरह में भी प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो कश्मीर की घाटी में क्या पाए जाते हैं? करेबा। ये करेबा जलोढ़ और हिमोड़ कृत हैं। कैसे हैं? जलोढ़ एवं हिमोड़ कृत हैं। कैसे हैं? जलोढ़ एवं हिमोड़ कृत हैं। अब देखिए साथियों, जलोढ़ कैसे हैं? क्योंकि यहाँ कौन सी नदी प्रवाहित होती है? झेलम नदी प्रवाहित होती है। झेलम और ब्यास, झेलम और ब्यास नदियों ने अपने साथ में क्या लाया? जलोढ़ अवसाद। क्या लाए? जलोढ़ अवसाद। और प्लायोस्टोसीन युग में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि प्लायोसीन के बाद में कौन सा युग आता है? प्लायोस्टोसीन। और इस प्लायोस्टोसीन युग में क्या आया था? हिम युग। और हिम युग आने के बाद में क्या हो गया? पूरे जो पर्वतीय क्षेत्र है
उस पर्वतीय क्षेत्र पर क्या हो गया, हिम का आवरण हो गया। और उस हिम ने अपर्दन करके, हिम ने क्या किया, अपर्दन, और अपर्दन करके क्या जमा किया, हिमोड़। क्या जमा किया, हिमोड़। तो साथियों ये सब चीज आपको ध्यान रखनी है कि हिम अपर्दन करने के बाद में क्या लाती है, अवसाद को क्या कहते हैं, हिम के अपर्दन से हिमोड़। ये क्या है, हिमोड़ अवसाद। क्या है, अपर्दन का अवसाद। हिमानी के द्वारा जब अपर्दन किया जाता है तो उसके तली में जब अपर्दन के द्वारा कंकड़, मिट्टी, रेत या बालू इकट्ठा हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं। और नदी के द्वारा कौन सा अवसाद लाया जाता है, तो जलोढ़ अवसाद। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि करेवा जलोढ़ एवं हिमोड़ कृत है। और ये भी पूछा गया है कि कश्मीर की घाटी जलोढ़ एवं हिमोड़ कृत क्या है, एक जलोढ़ एवं हिमोड़ कृत क्या है, एक अपर्दनात्मक स्थिला करती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इस जो कश्मीर की घाटी में किसकी खेती की जाती है, ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि कश्मीर की घाटी में केसर की खेती की जाती है। क्या की जाती है, केसर की खेती। और इस केसर की खेती को कौन से जिले में किया जाता है, कश्मीर के पंपार जिले में। किसमें, पंपार जिले में। पंपार जिले में क्या किया जाता है, केसर की खेती किया जाता है। इसको क्या नाम से जानते हैं, जाफरन की खेती के नाम से भी जानते हैं, जाफरन की खेती। और ये जाफरन की खेती किसकी होती है, केसर की। किसकी होती है, केसर की। तो ये ध्यान रखना है, कश्मीर की घाटी में करेवा, क्योंकि प्लेस्टोसीन युग में क्या हुआ, हिम युग आया और हिमानी के द्वारा अपर्दन करने से हिमोड़ जो अवसाद था वो कहाँ, घाटी में, घाटी के तले में क्या हो गया, जमाव हो गया। और जमाव होने के साथ साथ जो जलोढ़ था नदी के द्वारा, झेलम और ब्यास नदियों के द्वारा जो जल लाया गया, क्योंकि पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है उसके उत्तर में कौन सी नदी बहती है, झेलम, और दक्षिण में कौन सी बहती है, ब्यास नदी। तो इस झेलम और ब्यास नदी के द्वारा जो जलोढ़ लाया, उससे जलोढ़ से कश्मीर की घाटी में क्या हुआ, अवसाद का जमा हुआ। और उस अवसाद को किसके नाम से जाना जाता है, करेवा के नाम से जाना जाता है। और इस करेवा में किसकी खेती होती है, इस करेवा में केसर की खेती या जामरान की या जाफरन की खेती होती है। जाफरन की खेती को ही साथियों क्या कहा जाता है, केसर की खेती कहा जाता है। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है, इसमें दो दर्रे पाए जाते हैं। पर्वत श्रेणी में दर्रा, इसमें दो दर्रे पाए जाते हैं। एक तो बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, और दूसरा है रोहतांग दर्रा। कौन सा है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा। तो देखिए बनिहाल जो दर्रा है, यह है बनिहाल जो दर्रा है, किस पर्वत श्रेणी में है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को रास्ता जाता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। क्या जोड़ता है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। और इस बनिहाल दर्रे में काफी बार प्रश्न पूछा गया है, ये कहाँ स्थित है, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। साथियों सुनिए कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का पश्चिम हिस्सा कहाँ स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। अतः बनिहाल दर्रा, यहाँ बहुत ही कंट्रोवर्सी होती है कि बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का पश्चिम भाग कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और पूर्वी जो भाग है वो कहाँ है,
हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। अब साथियों, जो हमारा बनिहाल जो दर्रा है जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से कौन जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। और इसी ही दर्रे में क्या स्थित है? जवाहर सुरंग। क्या स्थित है? जवाहर सुरंग। कब चालू की गई थी? 2009 में। कब? 2009 में जवाहर सुरंग को चालू किया गया। और यह है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में ये दर्रा जो स्थित है। इस दर्रे में जवाहर जो सुरंग है उसकी लंबाई कितनी है? 9.2 किलोमीटर। कितनी है? 9.2 किलोमीटर। अब इसको क्या कहते हैं? इसको चेन्नानी नसरी सुरंग भी कहा जाता है। चेनानी नसरी सुरंग भी कहा जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ता है? श्रीनगर से जोड़ता है। और जवाहर सुरंग कब चालू की गई? 2009 में। ये कितनी लंबाई है इसकी? 9.2 किलोमीटर क्या है? लंबाई। और चेन्नानी नसरी सुरंग कहा जाता है। अब यहाँ बात करें रोहतांग दर्रा। ये रोहतांग जो दर्रा है, ये रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? ये हिमाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। और यह है हिमाचल प्रदेश में स्थित होने के साथ साथ कांगड़ा जो घाटी है, कांगड़ा घाटी, उसको लाहौल स्पीति की घाटी से जोड़ती है। कहाँ? कांगड़ा घाटी से लाहौल स्पीति से, कांगड़ा घाटी से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? एचपी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी से लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है दर्रा? रोहतांग दर्रा जोड़ता है। रोहतांग दर्रे में से ये होकर साथियों कौन सी नदी प्रवाहित होती है? रावी नदी प्रवाहित होती है। ये भी आपको प्रश्न काफी बार पूछा गया है। रावी नदी कहाँ प्रवाहित होती है? रोहतांग दर्रे से प्रवाहित होती है। और जो ये कांगड़ा की जो घाटी है इसको हम क्या कहेंगे? नमन घाटी। कैसी घाटी है ये? नमन घाटी। कैसी है? नमन घाटी। और कांगड़ा की घाटी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कांगड़ा की घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। इसको हम क्या कहते हैं? नमन घाटी, या हम ये कह सकते हैं स्ट्रैक वैली। कैसी है? स्ट्रैक वैली। और लाहौल स्पीति की जो घाटी है वो है लाहौल स्पीति की घाटी अनुप्रस्थ घाटी। कैसी है? अनुप्रस्थ घाटी। ये एसएससी में काफी बार प्रश्न यहां से पूछा गया है, सेकंड ग्रेड वगैरह में भी पूछा गया है। तो कांगड़ा की घाटी को हम क्या कहते हैं? नमन घाटी, स्ट्रैक वैली। और लाहौल स्पीति की घाटी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ घाटी। इसको हम ट्रांसवर्जन वैली भी कह सकते हैं, ट्रांसवर्जन वैली। तो लाहौल स्पीति की घाटी को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन वैली भी कहते हैं। और ये कांगड़ा की घाटी से लाहौल स्पीति की घाटी को जोड़ती है। तो कांगड़ा की घाटी कैसी है? बिल्कुल स्ट्रीप वैली, स्ट्रैक वैली, सॉरी, बी आकार में। और लाहौल स्पीति की घाटी कैसी है? बिल्कुल ट्रांसवर्जन, सॉरी, कैसी है? ट्रांसवर्जन वैली। बिल्कुल दोनों आसपास दो क्या हो? पर्वत श्रृंखला हो और उसमें से घाटी जाती हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्जन वैली कहते हैं। भ्रंश के सारे दोनों दो भ्रंशों के मध्य में से जो घाटी बनी हुई हो तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्जन वैली कहेंगे। और स्ट्रैक वैली क्या होती है? सीधी खड़ी होती है। तो देखिए पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में कौन कौन से दर्रे हैं? बनिहाल दर्रा और रोहतांग दर्रा। साथियों रोहतांग दर्रे के अंदर भी क्या है? अटल सुरंग है। कौन सी है? अटल सुरंग। और ये अटल सुरंग कब तैयार हुई? 2017 को।
और इसकी लंबाई कितनी है 9.02 किलोमीटर। कितनी है 9.02 किलोमीटर। ये प्रश्न यहाँ से सुरंग वाले काफी बार पूछे गए हैं। तो बनिहाल दर्रे में कौन सी है जवाहर सुरंग, ये 9.2 किलोमीटर, जिसे चेन्नानी नसरी सुरंग भी कहा जाता है। और इसके बाद में हम बात करते हैं अटल सुरंग की, वो कहाँ स्थित है, रोहतांग दर्रे में स्थित है। इसकी लंबाई कितनी है 9.2 किलोमीटर। ये आपको तथ्य ध्यान में रखने हैं। तो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हो गया। अब हम बात करते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में एक और दर्रा पाया जाता है, वो है देवसा दर्रा। कौन सा है, देवसा दर्रा। हालांकि कभी पूछा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रख लेना, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में देवसा दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। बस कभी कोई फैक्चुअल चीज हालांकि पूछा नहीं गया है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, देवसा दर्रा कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि मध्य हिमालय में, ध्यान दीजिए, मध्य हिमालय में क्या है, औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई है 3500 से 4500 मीटर। कितनी है 3500 से 4500 मीटर। तो देखिए साथियों, जब जैसे ही सूर्य दक्षिणायन होता है और भारत में क्या होती है, शीत ऋतु होती है, तो यहाँ शीत ऋतु में क्या होता है, हिम का आवरण आ जाता है। क्या आ जाता है, हिम का आवरण हो जाता है। कब, दक्षिणायन सूर्य होने पर। कब, दक्षिणायन सूर्य होने पर। और दक्षिणायन सूर्य कब होता है, 21 दिसंबर के पश्चात। और जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है, क्या होता है, सूर्य उत्तरायण कब होता है, 21 जून के पश्चात। तो 21 जून, तो जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है तो हिम आवरण है वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या होता है, हिम आवरण पिघल जाता है। और पिघलने के पश्चात जो हिमालय, मध्य हिमालय जो क्षेत्र है, पिघलने के पश्चात मध्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में क्या हो जाती है, मुलायम घास। मध्य हिमालय पर्वत क्षेत्र में क्या होती है, मुलायम घास। और ये मुलायम घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। ध्यान से देखिए, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी थी, 3500 से 4500 मीटर। तो साथियों, सूर्य जैसे ही दक्षिणायन होता है तो उस समय क्या हो जाता है, भारत में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। और हिम आवरण होने के पश्चात क्या होता है, हिम परमानेंट रूप से क्या हो जाती है, जम जाती है, हिम आवृत हो जाता है। जैसे ही सूर्य उत्तरायण होता है 21 जून के पश्चात, तो मध्य हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मुलायम घास के मैदान विकसित हो जाते हैं, जिन्हें जम्मू एंड कश्मीर में क्या कहा जाता है, सोनमर्ग और गुलमर्ग। सोनमर्ग और गुलमर्ग। ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सूर्य जैसे ही उत्तरायण होगा, सूर्य की जो किरणें हैं जैसे ही उत्तरी भारत में या पर्वतीय क्षेत्र में सीधी पड़ती हैं, तो मध्य हिमालय में क्या है, घास के मैदान विकसित हो जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मर्ग। जैसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, मर्ग। और जैसे फॉर दैट एग्जाम्पल सोनमर्ग और गुलमर्ग। और उत्तराखंड में इनको क्या कहा जाता है, उत्तराखंड में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, बुग्याल एवं प्यार। ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है, बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। अब साथियों देखिए, जो बुग्याल एवं प्यार और सोनमर्ग एवं गुलमर्ग जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदानों में जो स्थानीय जनजातियां हैं, स्थानीय कौन कौन सी जनजातियां हैं, देखिए स्थानीय जो जनजातियां हैं कौन कौन सी हैं, देखिए
अब ध्यान रखिए आप, ये घास के मैदान क्या हैं? घास के मैदान। तो गुज्जर एवं बकरवाल, गुज्जर और बकरवाल कहाँ मिलते हैं? जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ मिलेंगे? जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। गुज्जर एवं बकरवाल और गद्दी, गद्दी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। और भूटिया ये कहाँ है? उत्तराखंड। कहाँ है? उत्तराखंड। और लेपचा कहाँ है? सिक्किम, लेपचा सिक्किम। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं, गुज्जर एवं बकरवाल, जम्मू एंड कश्मीर, और गद्दी हिमाचल प्रदेश, और भूटिया उत्तराखंड, और लेपचा सिक्किम, लेपचा सिक्किम। अब देखिए साथियों, यहां से प्रश्न काफी बार पूछा गया है कि मध्य हिमालय में सूर्य उत्तरायण होने के साथ साथ क्या है? बर्फ पिघल जाती है, और उस बर्फ के पिघलने से किनका डेवलप हो जाता है? घास के मैदानों का, जिन्हें स्थानीय भाषा में मर्ग कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए फॉर दैट एग्जाम्पल सोनमर्ग और गुलमर्ग, और उत्तराखंड में उन्हें बुग्याल एवं पयार कहा जाता है। यहाँ स्थानीय जनजातियाँ पाई जाती हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में एसएससी सेकंड ग्रेड रीट आरएस वगैरह में भी पूछा गया है। गुज्जर एवं बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में, और गद्दी हिमाचल प्रदेश में, भूटिया उत्तराखंड में, और लेपचा सिक्किम में पाए जाते हैं। तो इन जनजातियों के मध्य में ट्रांस ह्यूमेंस पाया जाता है। यह प्रश्न काफ़ी बार फर्स्ट ग्रेड और एसएससी वगैरह और आरएस मेंस में भी पूछा गया है। तो इस ट्रांस ह्यूमेंस को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? ऋतु प्रवास। और ये ऋतु प्रवास किसके कारण हो रहा है? सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के बाद, क्योंकि 22 सितंबर को कहाँ रहता है सूर्य? बिल्कुल भूमध्य रेखा पर होता है। और 21 दिसंबर को सूर्य कहाँ होता है? मकर रेखा पर। अर्थात सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती हैं? आवृत होती हैं या पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु, और उत्तरी गोलार्ध में क्या होती है? जाड़े की ऋतु होती है। और जैसे ही सूर्य 21 जून को उत्तरायण होता है, तो भारत के अंदर या उत्तरी गोलार्ध में किसकी? ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है। अतः इन जनजातियों में क्या होता है? ट्रांस ह्यूमेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऋतु प्रवास पाया जाता है। और ये ऋतु प्रवास क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही पर्वत जो श्रेणी है, इन पर्वत श्रेणियों में 21 जून के पश्चात जब सूर्य की किरणें सीधी आवृत होती हैं, तो हिम आवरण क्या हो जाता है? पिघल जाता है। क्या हो जाता है? और पिघल जाता है। और पिघलने के पश्चात मुलायम घास का क्या हो जाता है? मुलायम घास विकसित हो जाती है। और ये जनजातियां अपने साथ में क्या रखती हैं? क्या रखती हैं? अपने साथ में भेड़ और बकरी रखती हैं। और भेड़ और बकरियों को लेकर के ये लोग क्या हैं? ग्रीष्म ऋतु में कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पर्वतीय क्षेत्र, और शीत ऋतु में कहाँ आते हैं? शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्र में। शीत ऋतु में कहाँ आते हैं? मैदानी क्षेत्र। तो इनमें क्या है? 6 महीने के लिए कहाँ जाते हैं? तो 6 महीने के लिए
पर्वतीय क्षेत्र में और 6 महीने के लिए कहाँ जाते हैं? मैदानी क्षेत्र में। कंसेप्ट क्लियर कीजिए। ट्रांसह्यूमेंस का मतलब ऋतु के साथ साथ क्या होना? माइग्रेशन होना। तो ध्यान रखिए, ग्रीष्म ऋतु में कहाँ चले जाते हैं? पर्वतीय क्षेत्र पर। और पर्वतीय क्षेत्र पर क्या हो रहा है? क्या मिल रहे हैं? घास के मैदान। और इन घास के मैदानों को क्या कहा? जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग और सोनमर्ग, तो इन और उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार। तो ग्रीष्म ऋतु में ये जनजातियां पर्वतीय क्षेत्र में चली जाती हैं और शीत ऋतु में मैदानी क्षेत्र में आ जाती हैं, क्योंकि शीत ऋतु में क्या हो जाता है? हिम का आवरण हो जाता है। तो यहां तक क्लियर होगा। ये साथियों, हाँ देखिए साथियों, मध्य हिमालय में बहुत सारे क्या है? पर्यटन स्थल हैं। क्या है? पर्यटन स्थल। मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल, मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल। मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल, मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल, स्थल। तो देखिए, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3500 से 4500 मीटर। तो साथियों, मध्य हिमालय में ऊंचाई कम होने के कारण बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। और ये पर्यटन स्थल मुख्यतः देखिए, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, और हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसमें शिमला, डलहौजी, शिमला, डलहौजी और धर्मशाला, धर्मशाला। और हम बात करें तो उत्तराखंड की, तो इसमें अल्मोड़ा, रानीखेत, ये प्रमुख क्या है? पर्यटन स्थल हैं। साथियों, एक चीज की हम बात करते हैं कि जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में पर्वतीय के जो नीचे भाग हैं उसमें घास के स्थल, और मध्य भाग में कोणधारी वन और शंकुधारी वन पाए जाते हैं। धारी वन, जिन्हें हम क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वनस्पति कहते हैं। देखिए, मध्य हिमालय में पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल में दार्जिलिंग, और हिमाचल प्रदेश में शिमला, डलहौजी, धर्मशाला और कसोल। और उत्तराखंड में अल्मोड़ा, रानीखेत और चकरा। ये क्या है? मुख्य पर्यटन स्थल हैं। और मध्य हिमालय में साथियों नीचे जो पर्वतीय स्थल हैं, तो उनकी जो निचली जो ऊंचाई है, पर्वतीय क्षेत्र के जो निचला हिस्सा है, उसमें घास के स्थल पाए जाते हैं, और ऊपरी हिस्से में क्या पाए जाते हैं? कोणधारी और शंकुधारी वन, जिन्हें हम टैगा वनस्पति कहते हैं। दैट्स ऑल।
इसके पश्चात साथियों हम नेक्स्ट क्लास में शिवालिक हिमालय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।